हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, जी हाँ, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सेक्शन ए नहीं बी, क्योंकि सेक्शन ए इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पर। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल मजे से चल रही होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए हम लोगों का हो गया था। सेक्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहां पर ग्राफ पेपर तो है नहीं, बट रफली हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 है। इसे सॉल्व ग्राफिकली करना है। देखिए x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो एक्सिस को बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, वन 2 3 4 5। इधर भी देते हैं -1 -2 -3 -4। ये y एक्सिस हो गया, 1 2 3 4। ये होगा -1 -2 -3 -2। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 3 देखिए, 0 1 2 3 यहां पर। तो x इज इक्वल टू 3 पे एक लाइन इस तरह से आएगा। ये हो गया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है -4। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहां पर है y का वैल्यू -4। ये लाइन ऐसे पैरेलल जाएगा, ये 4 पे कटेगा, -4 पे। अब देखिए ये दोनों लाइन यहां पर मिल रहे हैं। ये जहां पर मिलने वाले हैं, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -4। तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 3, -4। और ये क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यूनिक सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि दोनों जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में और ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ऊपर वाले को नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं, नीचे वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 है। यूजिंग ग्राफिकल मेथड बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कंसिस्टेंट होता क्या है। कंसिस्टेंट होता है कि यदि कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर पेयर, तो उसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। यदि सॉल्यूशन है तो वन या मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, और नहीं तो नो सॉल्यूशन होगा।
तो कम से कम यदि एक भी सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, और एक भी सॉल्यूशन यदि नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो है क्या, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये ऑरिजिन होगी। वन 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3, इसको ज़्यादा इधर नहीं ले आते, और यहाँ पे 1 2 3। वैसे ग्राफ पेपर में अब बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये एक लाइन जो आएगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हो गया x इक्वल टू 0, और एक y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7 आपको इस जगह पर मिलेगा। ये पूरा -7 से जाना चाहिए, तो ये क्या है, y इक्वल टू -7। दोनों लाइन कहां पे मिल रहे हैं, इस जगह पर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट -7। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 0, -7। अच्छा, अब ध्यान दीजिए 0, -7 आ गया, ये जो है वो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जाकर मिल रहे हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट आया, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखिए ग्राफ, सॉरी एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल का डायग्राम है, इनविच दिया हुआ है कि ये जो एक्स वाई है वो BC के पैरेलल है, और AZ का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ZC ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BM कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और MC ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो ये जो XY है, ये XY का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। हम लोग करने वाले क्या है, हम लोग पहले AYZ एंड AMC ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल AYZ एंड ट्रायंगल AMC। तो
ध्यान दीजिए कि ये जो एंगल है वो कॉमन हो जाएगा। मीन्स छोटा सा ट्रायंगल लीजिए पहले, तो एंगल वाई ए जेड इज इक्वल टू एम ए सी। क्या रीजन होगा इसका? कॉमन। कॉमन क्यों है? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल पर वो एंगल आ रहा है। यदि इसका नेम 1 रख दे और इसका नेम 2 रख दे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन हो सकता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब दो एंगल्स आपको इक्वल मिल गया है, तो ये जो दो ट्रायंगल देख रहे हैं ए वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम सी, कौन सा सिमिलरिटी यूज हुआ? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो इससे क्या निकलने वाला है? ए जेड by AC is equal to YZ by MC। ऐसा हो सकता है। इसको हम यहां प्रोसीड करते हैं। ए जेड का वैल्यू क्या है? 3 एंड ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए सी 3 + 2 5। उसी तरह से वाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई जेड ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन एम सी का वैल्यू हमें पता है 5। इस तरह से वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो 3 सेंटीमीटर। ये वाई जेड का वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है? एक्स वाई। तो फिर वाई जेड निकालने का पर्पस आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ए एक्स जेड, एंड ए बी सी, ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। कैसे एंगल एंगल सिमिलरिटी? देखिए, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल कॉमन। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एक्स जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए सी। एक्स जेड को लिखने का तरीका, एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन बी सी। देखिए बी सी 3 + 5 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए जेड कितना है? 3, और ए सी कितना हो जाएगा? 3 + 2 5। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि अब इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है,
देखिए एक्स वाई का तो वैल्यू हमें उसको निकालना है, प्लस वाई जेड का वैल्यू, वाई जेड का वैल्यू 3, और 8 से जो 24 हो जाएगा उधर, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 4.8, और फिर एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो 4.8 माइनस 3 इज इक्वल टू 1.8। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वो होगा 1.8, ठीक है। ये इसका जो वैल्यू आएगा वो 1.8, 3 2 BM3 MC5, जी, ये वैल्यू जो आएगा वो 1.8 सेंटीमीटर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग तुरंत लगा लेना है कि भाई यदि हम इसको स्क्वायरिंग कर दे तो, इसको स्क्वायरिंग कर दे तो, सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग both sides, तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 होल स्क्वायर। अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। यहां पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। याद कीजिए कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इस वन को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 minus 1। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए 3 minus 1 इज इक्वल टू 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हो गया 1। बिल्कुल सही। कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए जब भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी ट्रिगोनोमेट्री का ही है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक, ध्यान दीजिएगा।
और ये cos बीटा इज इक्वल टू √3, तो cosec अल्फा प्लस cosec बीटा का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोगों का? मजे में कर रहे हैं? जी हाँ, करते रहे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो समय समय पे प्रैक्टिस आप करते रहिए। सैंपल सेट भी बनाया कीजिए और आप टाइम रखिए। हर एक सैंपल सेट को कोशिश कीजिए कि 3 घंटे के अंदर में सॉल्व हो जाए। इसके लिए आप टाइमर लगा के रखिए और देखिए कि 3 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। तो क्या कोई ऐसा डिग्री है जिसका वैल्यू 1/√2 होता है साइन में? 45। क्या है? 45। ये जो है वो हो जाएगा साइन 45 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा का वैल्यू है वो हो जाएगा 45 डिग्री। कॉट बीटा इक्वल टू √3 है। कॉट के किस डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा का जो वैल्यू है वो हो गया 30 डिग्री। क्या निकालना है? कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। इसका मतलब हो गया कि कॉसेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अभी कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉसेक 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √2 होता है। और ये कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉसेक 30 का मतलब हो गया कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 के होते 1/2 उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, find the greatest number which divides 85 and 72, leaving remainders 1 and 2 respectively। तो देखिए क्वेश्चंस कहां से है, ये क्वेश्चंस को जानना जरूरी है। तो इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस जो है वो रियल नंबर का है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो नंबर 85 को डिवाइड करे और 72 को भी डिवाइड करे। लेकिन याद रहे कि जो पहले में एक रिमाइंडर होना चाहिए और दूसरे में 72। रिमाइंडर 1 एंड 2 और नंबर है 85 एंड 72। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनको डिवाइड करे। कहने का मतलब है कि डिवीजन निकालना है। तो हमें एचएफ किसका किसका निकालना है?
ना 85 माइनस 1 एंड 72 माइनस 2, मतलब हो जाएगा कि 84 एंड 70 इसका जो भी HCF होगा। तो हम इसको 7 से सीधे सीधे स्टार्ट कर देते हैं। तो 12 लगेगा यहाँ पे और 10 लगेगा यहाँ पे। इसके बाद का जो नंबर यूज होने वाला है वो नंबर यूज होगा, जी हाँ बच्चों बताइए फिर 2, बिल्कुल सही। अब हम लोग यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो जब भी एचसीएफ निकालना होगा ना इसमें से, तो बस ये 2 नंबर होगा, क्या होगा HCF इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। अब देखिए जब आप इस 85 को 14 से डिवाइड कीजिएगा ना तो रिमाइंडर 1 बचेगा। उसी तरह से जब 72 को आप 14 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिस नंबर से जब डिवाइड करेंगे 85 को तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और जब 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता करना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में है कहां पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचते हैं। तो 25 नंबर में है क्या, ध्यान से देखिए, पढ़िए और फिर बताइए क्वेश्चन कहां है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी का है और आप सही समझे। चलिए, अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग जिसमें 3 तरह के बॉल्स रखे हुए हैं, रेड है, ब्लू है एंड येलो भी है। रेड बॉल भी है, ब्लू बॉल्स भी है एंड येलो बॉल्स भी है। रेड बॉल 4 है, ब्लू 3, येलो 2। टोटल कितना हो गया, 9। तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स है वो 9 है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से एक बॉल जो है वो निकाल रहे हैं, बिना देखिए निकाल रहे। अब ये जो बॉल निकाले, रैंडमली एक बॉल जो बैग से निकाले, ये जो बॉल है वो रेड होगा का प्रोबेबिलिटी क्या है। और इसमें एक और क्वेश्चन को अटैच किया गया कि येलो भी बॉल होगा का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, रेड बॉल probability of red ball तो है क्या, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है और फिर टोटल बॉल्स कितना है। तो रेड बॉल्स देखिए कितना है 4, तो टोटल कितना है 9। तो ये पहला हो गया रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी।
बॉल का भी, सॉरी येलो बॉल का भी निकालना है। तो इस हो सकता है कि ये साफ साफ ना दिख रहा हो, तो जो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी है 4/9 हो जाएगा। ऐसा इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं कि हो सकता है ठीक है। तो रेड बॉल का अब पी येलो, number of yellow balls by total balls तो देखिए येलो बॉल्स कितने हैं, एंड टोटल बॉल्स कितने हैं। तो येलो बॉल जो है 2 है और टोटल बॉल्स जो है वो 9 हो गया। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग निकाल लिए। इसके बाद ये सेक्शन सी है। ये सेक्शन सी जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस सेक्शन पे, इस वीडियो पे हम लोग सिर्फ सेक्शन बी के बारे में बात की है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और यदि कहीं पे कुछ मिस्टेक भी हुआ है तो कमेंट में उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, आराम से आप लोग पढ़िए अपना, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। हाँ, प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें।